गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई, अब गामा रेज तो है न्यूट्रल, ठीक है, वो तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। चार्ज पार्टिकल तो है नहीं कि दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो नीदर एन इलेक्ट्रिक नॉर एन मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट गामा रेज। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Beta radioactivity is the process in which an electron is emitted from an unstable atom whose atomic number remains unchanged। गलत। अनस्टेबल एटम से अगर बेटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर जो है उसमें चेंज आ जाता है। बेटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, बेटा प्लस डिके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, इसलिए ए पार्ट आंसर ठीक नहीं है। बी पे आते हैं। गामा रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच डॉटर न्यूक्लियाई हैज एटॉमिक नंबर 1 मोर। गलत। गामा जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। सी पार्ट। एल्फा रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स एमिट ए न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम एटम। बिल्कुल सही है। एल्फा डिके का मतलब ही होता है कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ने एक बंच बनाया और बाहर आ गए न्यूक्लियस से, तो वो बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बंच को हम क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। चौथा और पढ़ लेते हैं। एल्फा रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस बाई विच हैवी एटम एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो गामा रे है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। Alpha, beta and gamma rays emitted by radioactive substance are passed through a region containing magnetic field at right angle to their path. The energy gained will be, ठीक, तो एनर्जी गेंड तीनों के लिए जीरो होगी। क्यों? क्योंकि गामा रेज तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा नहीं, बाकी अल्फा और बीटा में डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कभी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करता है, कोई उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तो जो एनर्जी गेन्ड होगी वो तीनों के लिए क्या होगी, जीरो होगी, जीरो। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दिया है, ठीक है, 88 और 228, और 3 अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है और 1 बीटा माइनस एमिट कर रहा है, तो बनेगा क्या, तो जब आप 3 अल्फा पार्टिकल एमिट कराओगे, पहले 3 अल्फा पार्टिकल एमिट करवा लेते हैं, तो ऊपर में जो चेंज आ जाएगा वो 12 से चेंज आएगा, नीचे में जो चेंज आ जाएगा वो 6 का चेंज आ जाएगा, तो जो भी बना मान लिया, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेता हूँ, तो ऊपर 12 से बदल जाए, 12 से कम हो जाएगा, तो 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 216, और नीचे में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 82। उसके बाद इसमें से क्या निकाला हमने, एक बीटा माइनस पार्टिकल निकाला। जब बेटा माइनस पार्टिकल निकालेंगे तो जेड में एक इंक्रीमेंट हो जाता, तो जो कुछ भी ये बनेगा इसमें आ जाएगा 83 और ये आ जाएगा 216, 83। आई थिंक आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CD48 115 कोई न्यूक्लियस है और 2 सक्सेसिव बीटा माइनस डिके हुए हैं, तो जब 2 सक्सेसिव बीटा माइनस डिके होंगे तो ये 48 जो है वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा 115 ही, ऊपर वाला तो 115 ही रहेगा, नीचे 50 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, ए पार्ट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ थैलियम 9232 इंटू लेड 82 कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट होंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये जो थैलियम है ये है 232 और नीचे कितना है 90, और इससे हम क्या बना रहे हैं, लेड 82 और 208 बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने का डिक्रीज हुआ है, तो ये 24 से डिक्रीज कर गया, ठीक है, अगर ये 24 से डिक्रीज कर गया तो कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 6 तो अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जब 6 अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो ये जो 90 है एटॉमिक नंबर है ये 12 से कम हो जाएगा, यानी ये बचना चाहिए 78, लेकिन है कितना, ये है 82, इसका मतलब 4 बीटा माइनस पार्टिकल निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 4 से इंक्रीमेंट देना है इसमें। अगर एक बीटा माइनस पार्टिकल निकलता तो 78 से 79 हो जाता, एक और निकालते 80 हो जाता, फिर एक और निकालते 81, एक और निकालेंगे 82, यानी 4 से इंक्रीमेंट देना है तो 4 बीटा माइनस पार्टिकल निकलेंगे और 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो 6 और 4 का आंसर बनेगा। 1/8 of the initial mass of a certain radioactive isotope remains undecayed after 1 hour। 1 घंटे में 1/8 रह गया, ठीक है, अगर मान लिया n0 था तो 1 घंटे बाद n0/8 रह गया, 1/8 अनडिकेड रह गया, इसका मतलब 1 घंटे में 3 हाफ लाइफ चली गई होंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ में n0/2 हुआ होगा, अगली हाफ लाइफ में n0/4 हुआ होगा और अगली हाफ लाइफ में n0/8 हो जाएगा, तो 1 घंटे में 3 हाफ लाइफ निकल जाएंगी 1 घंटे में।
तो एक हाफ लाइफ किसके बराबर होगी? 1 घंटे में 3 हाफ लाइफ मतलब 60 मिनट मतलब 3 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ 20 मिनट की होगी आपकी। बी पार्ट। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन अनडिकेड आफ्टर 6400 ईयर्स। हाफ लाइफ जो है वो 1600 साल है, तो 6400 साल का मतलब 4 हाफ लाइफ हो गई। अब 4 हाफ लाइफ में कितना रह जाएगा? तो मान लीजिए शुरुआत में अगर 1 था तो एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1/2, अगली हाफ लाइफ के बाद 1/4, अगली हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा 1/8 और एक और हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा 1/16। तो 4 हाफ लाइफ के बाद 1/16 पार्ट जो है वो अनडिकेड रह जाएगा। 15/16 पार्ट जो है वो डिके हो गया होगा। यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये 92-238 और 2 अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, 2 बीटा माइनस एमिट कर रहा है। थोरियम में कन्वर्ट हो गया। अब थोरियम का मास नंबर और वो सब पूछा तो आप खुद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है एकदम ये, ठीक है। इसी तरह से 43 भी ऐसे हमने कई क्वेश्चन करें। एक अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बीटा माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। ये पक्का है कि गामा निकालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप अब इसको उल्टी प्रोसेस में आपको चलाना है और आपको नहीं, सीधी प्रोसेस में चलाना। एक्स का दिया है 180 72, एक्स का दिया है यहाँ है 180 और यहाँ है 72 और 2 अल्फा निकाल देने हैं और एक बीटा माइनस निकाल देना। 2 अल्फा निकालेंगे तो 180 में से 8 माइनस हो जाएगा और 72 में से 4 माइनस हो जाएगा। ये 2 अल्फा निकल गए। तो 2 अल्फा निकलने के बाद आ रहा है 172, ऊपर आएगा 172 और नीचे आ जाएगा आपका 68, ठीक। अब उसमें से एक बीटा माइनस निकाल देना, तो बीटा माइनस निकालते ये 69 हो जाएगा। तो जो x4 बचेगा या x3 बचेगा वो ये होगा 69 172। गामा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी पार्ट। द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन is 3.8 days. If the initial mass of radon is 150 milligram, then the mass remaining undecayed after 38 days. तो 3.8 डेज हाफ लाइफ और 38 डेज, इसका मतलब 10 हाफ लाइफ निकल गई होंगी। और 10 हाफ लाइफ के बाद जो मास बचेगा, तो हमने ये फॉर्मूला याद किया, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। जितनी भी हाफ लाइफ, इसमें n हाफ लाइफ 10 हाफ लाइफ निकल गई। तो ये फॉर्मूला आप मास में भी चला सकते हो, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू 1/2 की पावर n। मास कितना था? मास था 150 मिलीग्राम और इंटू करेंगे 1/2 की पावर 10 हाफ लाइफ निकाल दी और 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024, 1024 होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये 0.15 मिलीग्राम बचेगा। 150 मिलीग्राम से 0.15 मिलीग्राम बचेगा, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। एवरेज लाइफ और डिके कांस्टेंट में रिलेशन होता है, जो एवरेज लाइफ होती है वो 1 डिके कांस्टेंट होती है, तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। A radioactive substance has a half life of 4 months. 3/4 of the substance will decays in 3/4 डिके कर देना है, यानी 1/4 बचना है ना। अब 1/4 कब बचेगा? 1/4 बचेगा 2 हाफ लाइफ के बाद, यानी 8 महीने के बाद 1/4 बचेगा, तब 3/4 डिके हो पाएगा। डिके कांस्टेंट दिया है लैम्डा, हाफ लाइफ और मीन लाइफ पूछ रहे हैं। तो मीन लाइफ तो सीधे सीधे 1/λ होती है और हाफ लाइफ ln 2/λ होती है, ठीक है। तो पहले हाफ लाइफ तो ln 2/λ और फिर मीन लाइफ तो 1/λ। आंसर बनेगा बी पार्ट। The probability of a radioactive atom to survive 5 times longer than its half life, ठीक है, 5 times longer than its half life। अब एक हाफ लाइफ अगर मान लिया ये न्यूक्लियस है, एक हाफ लाइफ तक सर्वाइव कर जाए तो एक हाफ लाइफ, आराम से सुनते जाना इस बात को, एक हाफ लाइफ अगर मान लिया एक न्यूक्लियस है कोई भी और ये एक हाफ लाइफ सर्वाइव कर जाए, तो एक हाफ लाइफ में आधे खत्म हो जाने आधे बचने, तो एक हाफ लाइफ के बाद बचा रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब एक हाफ लाइफ निकल गई, अब अगली एक और हाफ लाइफ तक बचा रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से 1/2 हो जाएगी। फिर एक हाफ लाइफ और बचा रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से हर हाफ लाइफ के बाद बचने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 ही होती चली जाएगी। और ऐसे 5 कॉन्जिक्यूटिव 5 हाफ लाइफ जो हैं वो उसने जो है सर्वाइव कर देनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी ये बनेगा 1/2 की पावर 5, यानी 2 की पावर -5, ये बनेगी आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी। सी पार्ट। 50% चांस ही तो होता है हाफ लाइफ में ख़त्म हो जाने का या हाफ लाइफ में बच जाने का। तो 50% चांस को हम क्या कहेंगे? क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है? हाफ है प्रोबेबिलिटी, 1/2 है। तो ऐसी 5 हाफ लाइफ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 5 हाफ लाइफ तक भी बचा रहे हैं।
प्लूटोनियम डिकेज विद ए हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स। अगर हमने 72,000 ईयर तक स्टोर करा रखा तो कितना बचेगा, तो 72,000 और ये 24 यानी तीन हाफ लाइफ हो जाएंगी, और 3 हाफ लाइफ में आधा हो जाएगा, फिर उस आधे का भी आधा हो जाएगा, फिर उस आधे का भी आधा हो जाएगा, यानी 1/8 पार्ट जो है वो रह जाएगा, 3/8 7/8 खत्म हो जाएगा। डी पार्ट आंसर बनेगा। द हाफ लाइफ ऑफ Bi-210 is 5 days. If we start with 50,000 atoms in this isotopes, the number of atoms left over after 10 days. 10 days का मतलब 2 हाफ लाइफ। अब 2 हाफ लाइफ में क्या होगा, 50,000 से शुरू किया तो एक हाफ लाइफ में 25,000 हो जाएगा खत्म, 25,000 बच जाएगा। अगली हाफ लाइफ में उसका 12,500 खत्म हो जाएगा, 12,500 बच जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 12,500 बच जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्स है, उसकी हाफ लाइफ आपको दी है और वो डिके हो रहा है वाई में। एक्स जो है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये डिके हो जा रहा है वाई में और उसकी हाफ लाइफ आपको दी हुई है। ठीक, अच्छा, शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा एक्स रहा होगा, क्योंकि वाई तो जो है वो डिके से बनेगा, तो वाई तो शुरुआत में नहीं रहा होगा, पूरा का पूरा एक्स रहा होगा। अब किसी टाइम पे आपने उस रॉक को निकाला, उस रॉक के अंदर एक्स और वाई का रेशियो 1:7 मिला, यानी एक्स बचा होगा 1/8 और 7/8 क्या हो गया होगा वाई। अब x अगर 1/8 बचा, इसका मतलब रॉक की जो एज होगी वो 3 हाफ लाइफ के बराबर होगी, क्योंकि पहले हाफ लाइफ में आधा बचा हुआ है x, अगले हाफ लाइफ में उस आधे का भी आधा बचा होगा और अगले हाफ लाइफ में उस आधे का भी आधा बचा होगा, यानी 1/8 पार्ट बचा होगा। तो ये 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी, यानी उस रॉक की जो एज होगी वो होगी 3 × 1.4 × 10⁹ ईयर्स।